हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पुरानी बसों को सड़कों पर चलाने वाले मालिकों पर व्यंग करते हुए लिखा है। उन मालिकों के ऊपर व्यंग किया है लेखक ने। इस आधार पर उन्होंने इस पाठ की रचना की है। लेखक और उनके 5 मित्रों ने तय किया कि वे शाम वाली बस से यात्रा करेंगे। जब 4 बजे बस जाती है, उन्हें कहाँ जाना था? पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर में चलती है। पन्ना से सतना जाना था उन्हें, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब जबलपुर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें इस बस में सफर करना था, जो किस समय चलने वाली थी? 4 बजे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। लेखक ये सारी बातें सोच रहे हैं कि यदि हमें ये बस मिल गई तो फिर हम टाइम से ट्रेन को पकड़ लेंगे और अपने घर सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। मतलब वो 4-5 मित्र थे और उनमें से 2 को सुबह अपनी नौकरी पर भी जाना था। इसलिए वापसी का सही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए वो ये चाहते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई सवारी मिल जाए और जिससे वो अपना सफर आसानी से तय कर लें। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। जब वो बस का इंतजार कर रहे थे तो वहाँ जो आसपास के जो लोग खड़े थे वो लेखक को उस बस में सफर करने से मना कर रहे थे। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, यह बस डाकिन है। डाकिन मतलब इस बस की स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी तुम्हें मृत्यु की घाट उतार सकती है, अर्थात कभी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बस थी जिसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, जो चलाने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मालिक उसे उपयोग कर रहे थे और उसे निरंतर चला रहे थे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। कुछ ही समय के पश्चात वहां पर वो बस आकर खड़ी हो गई, जो देखने में बहुत दयनीय स्थिति में थी। अर्थात उसकी जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, जिसे देखकर उस पर तरस आ रहा था। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब कि जैसे कोई बूढ़ी वृद्ध स्त्री थी, ऐसे ही उस बस की हालत थी कि वो किसी बूढ़ी वृद्ध स्त्री के समान नजर आ रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत सारा तजुर्बा है अपनी जिंदगी के बारे में। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग क्या सोचते थे कि इस बूढ़ी बस के अंदर यदि हम सफर करेंगे तो हमारा बोझ उठाने से इसको परेशानी होगी। यह बस पूजा की योग्य थी। अर्थात लेखक उसके ऊपर एक व्यंग करता है, तानाकशी करता है कि अब यह बस सफर करने या इसे चलाने की जरूरत नहीं है, इसे तो सिर्फ पूजा की योग्य ही रहना चाहिए। अर्थात अब तो ये पूजा करने लायक ही बची है। उस पर सवाल कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी मतलब जिस कंपनी की वो बस थी, उसका भी एक व्यक्ति उस बस में ही सफर कर रहा था। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती है। हमने उससे पूछा कि भाई जैसे बस कंडक्टर से हम लोग पूछ लेते हैं कि ये बस कहाँ जा रही है, तो जो वो कंपनी का हिस्सेदार था, लेखक ने उससे पूछा कि क्यों भाई तुम्हारी बस चलती है ये? तो लेखक ने कहा हाँ चलती है, क्यों नहीं चलती थी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम भी देखना चाहते हैं कि यह कैसी चलती है, क्योंकि इसकी स्थिति तो चलने लायक नहीं है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक अपने मन में सोचने लगा। हम आगा पीछा करने लगे। हम एक दूसरे लोगों को आपस में बातें करते हुए देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है।
जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो उस बस के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और ताने एक दूसरे को मजाक बस को लेकर मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। वो नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। कुछ लोग कहने लगे कि ये तो जो नई नवेली बस है ना उनसे ज्यादा विश्वास की पात्र है। ये हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, अर्थात ये तो बूढ़ी वृद्धा माँ की तरह हमें बेटों की तरह स्नेह करेगी। हम बैठ गए। आखिरकार हमने हिम्मत करके उस बस में बैठने का निश्चय कर लिया। जो छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह देख रहे थे कि जैसे अब हम इस बस में तो सवार हो गए, शायद अब हम वापस नहीं आएंगे, तो वो हमें आखिरी विदाई देने की दृष्टि से देख रहे थे। तब उनकी आंखें शायद हमारे लिए कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात उन्होंने हमें अलविदा कह दिया था। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। उन्होंने एक सूक्ति के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास करता है कि जो भी होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। अर्थात लेखक ने अब अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में सफर करने का निश्चय कर लिया। आदमी को खुश करने के लिए एक निमित्त चाहिए, अर्थात व्यक्ति को यदि वो डरता रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो वो उसे हर एक मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। हम सब बस में सवार हो गए और ड्राइवर ने इंजन को शुरू कर दिया। स्टार्ट हो गया और उसकी आवाज़ बहुत अधिक तेज थी। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है। पूरी बस हिलने लगी और हमें ऐसा लगा कि हम किसी इंजन में बैठे हैं। उसकी इतनी अधिक तेज आवाज़ थी। कांच बहुत कम बचा हुआ था। पूरी बस हिलने लगी थी और हिल हिल कर उसका जो खिड़कियों के कांच थे वो सब टूट गए थे। उस हमें तो जो थोड़े बहुत कांच बचे हुए थे वो हिलने से बाहर निकल जाते थे। इससे हमें ऐसा लगता कि शायद ये हमारी बाजू में या हमारे शरीर के किसी हिस्से में घुस जाएंगे और इससे हमें बार बार बचने का प्रयास करना पड़ रहा था। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि शायद वो हमारी सीट के नीचे ही है। आखिर इतनी तेज आवाज होने के कारण हमें ऐसा लग रहा था कि हम इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। बस सचमुच चल पड़ी। हमारे देखते ही देखते बस चलने लगी। हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त ये अवश्य जवान रही होगी। उसके ऊपर व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि ये बस इतनी पुरानी है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ये उस समय की बस है, अर्थात उस समय ये एक युवा बस रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात जब बस चलती तो जो खिड़कियां थी वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी हिलने के कारण। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट बॉडी से बार बार अलग हो रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता कि बॉडी सीट को छोड़कर पीछे रह गई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, अर्थात इतनी बुरी स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो बस चल रही थी। बस थोड़ी दूर जाने के बाद एकाएक रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और इसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। अब ये भी उन्होंने व्यंग किया है, किस पर? लेखक ने हिस्सेदार साहब पर व्यंग किया है कि इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी वो इस बस को सड़क पर चला रहे थे। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकते थे,
स्टेयरिंग टूट सकता था, प्रकृति के दृश्य लुभावने थे, लेकिन हमें उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि पता नहीं वो किस समय ये बस इन पेड़ों से टकरा जाए और हमारा चकनाचूर, हमारा जो बदन है, हमारा जो शरीर है, वो कब निस्तो नाबूद हो जाए, कब समाप्त हो जाए। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि बस इसी से टकराएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। ड्राइवर ने उसे चलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह नहीं चल पाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस दयनीय लग रही थी। पेड़ों के नीचे आकर थोड़ी दूर चलने के बाद, 10-15 किलोमीटर चलने के बाद वह रुक गई थी और किसी पेड़ के नीचे ऐसे खड़ी थी जैसे कोई वृद्धा थककर, बूढ़ी औरत थककर विश्राम कर रही हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि क्या होता है? अपने ऊपर बहुत घृणा हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम क्यों आए। हमें उस पर तरस आ रहा था कि हमने इसको इतना कष्ट क्यों दिया। अगर इसका प्राणांत हो गया, अर्थात अब ये समाप्त हो गई, तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अर्थात यदि ये यहीं पर इसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये मर गई, तो हमें यहीं पर इसका दाह संस्कार भी करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। फिर उन्होंने, हिस्सेदार साहब ने उसको, इंजन को थोड़ा बहुत सुधार करके, ठीक करके उसे चला दिया। उसकी चाल और कम हो गई। फिर बस थोड़ी दूर और चलने लगी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम हो रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात जो उसकी लाइटें थी वो भी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब वह अंदाजे से चल रही थी। चांद की रात में आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र भी नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। थोड़ी दूर पुलिया के पास पहुंचने के बाद और एक टायर भी बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में जा गिरती, लेकिन धीरे से एक साइड में थम गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैं भी उस कंपनी के हिस्सेदार को देख रहा था कि तुम, इसकी कैसी स्थिति है, लेकिन फिर भी इसको तुम सड़क पर क्यों चला रही हो। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर उसी बस में सफर कर रहे थे। वो तो हमसे ज्यादा उसकी हालत को जानते थे, लेकिन वो फिर भी प्रतिदिन उसमें सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, अर्थात उनके उनके जैसी भावना तो शायद ही इस दुनिया में और किसी की हो सकती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात वो भी अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे हैं? हिस्सेदार साहब के लिए, कि वो प्रतिदिन अपनी जान को हथेली पर लेकर इस बस में सफर करता है, तो उसे तो क्या होना चाहिए? एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये लेखक ने हिस्सेदार साहब के ऊपर व्यंग किया है कि जब, अगर यदि वो मर जाते तो उसका देवता भी उसका कैसे स्वागत करते, कि एक टायर के लिए उसने अपने प्राण तो दे दिए, परंतु उसने टायर को नहीं बदला। अर्थात वो टायर को बदल लेता, बस की रिपेयर करवा लेता, तो शायद उस बस की ऐसी स्थिति ना होती। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से उसको दूसरा टायर चेंज करके चला दिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को कहाँ जाना था? पन्ना। कितने लोग थे उसके साथ? कितने मित्र थे वो? 5। पन्ना कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब लेखक ने इतनी सारी ऐसी कारण, रास्ते में ऐसी घटनाएं हुई
जिससे लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद अब तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। लगता था जिंदगी किसी बस में ही गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है। अर्थात लेखक को ये लग रहा था कि कभी ना कि किसी भी क्षण वो मृत्यु का ग्रास बन सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बस में सफर कर रहे हैं जो किसी भी क्षण उन्हें किसी भी खाई में, किसी भी नाले में धकेल सकती है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। उसकी बेताबी, तनाव खत्म हो जाए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अर्थात लेखक ने अपना ये वृतांत लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने एक ऐसी बस में सफर किया जिसकी हालत बहुत दयनीय थी। जो एक वृद्ध स्त्री की संज्ञा दी है लेखक ने उसे, और ये बताया है कि वो कितनी पुरानी थी। उसकी जो शीशे खिड़कियां थी वो सारे नाम मात्र के थे। और इंजन के ऊपर व्यंग किया है कि इंजन की आवाज ऐसे थी कि जैसे वो बस में ना बैठकर किसी इंजन में बैठे हुए हों। तो जो ये इस प्रकार के जो पाठ हैं, जो लेखक ने जो इस प्रकार के लोगों के बारे में जो वर्णन किया है, उनको लिखने का यही एक माध्यम है कि लेखक वास्तव में यह बताना चाहते हैं कि हमें बस के ऊपर तरस खाकर उसे एक हिस्सेदार साहब को एक सबक देना चाहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसकी स्थिति में सुधार करके ही उससे कार्य करवाना चाहिए था। तो ये था पाठ बस की यात्रा। शायद आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे फिर से पढ़ेंगे और सही प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।